नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल उल्टा चश्मा पर। लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम विश्लेषण विद वानखड़े। जब विश्लेषण विद वानखड़े की मैं तैयारी कर रहा था, उसी बीच खबर आती है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दूसरी सूची जारी की, जिसमें करीब-करीब 72 नाम है। पिछली बार हमने कहा था कि बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र इन राज्यों को बीजेपी ने इसलिए नहीं हाथ लगाया था क्योंकि वहाँ सीट बँटवारे को लेके अभी घमासान चल रहा है। इसी बीच हरियाणा में एक नाटक का मंचन हुआ, वहाँ गठबंधन की सरकार टूट गई और भाजपा अपने बलबूते पे जैसा कि हमेशा होता है, सरकार बना, फिर से मुख्यमंत्री बना गई। तो हरियाणा की पूरी सीटें 10 की 10 सीटें आज अनाउंस हुई, 72 में। महाराष्ट्र, जहाँ अभी तक पेच फँसा हुआ है, उसमें आज भाजपा ने इतनी बात तो क्लियर कर दी कि उन्होंने आज 48 में से 20 सीटों की घोषणा कर ओरिजिनल शिवसेना, ओरिजिनल एनसीपी और फिर भाजपा, इनके लिए अब चॉइस का दायरा 28 सीटों पर सीमित है। महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं। 48 में से 20 तो आज उन्होंने डिक्लेयर कर दी। बाकी बची हुई 28 में ही अब भाजपा फिर अपनी सीटें भी चाहेगा और एनसीपी भी अपनी सीटें चाहेगा और शिवसेना भी अपनी सीटें चाहेगा। तो कुल मिला के लगता है कि और 10 सीटें यदि भाजपा लेती है, 10-12 सीटें, तो फिर शिवसेना के पास ओरिजिनल शिवसेना जो बाला साहेब ठाकरे की भाषा मतलब विरासत चलाने की बात करते हैं एकनाथ शिंदे, उनके पास 48 में से 6-7 सीटें रह जाएगी और करीब-करीब उतनी ही सीटें राष्ट्रवादी कांग्रेस जो अजित पवार मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब रखते हैं, 48 में से 5-6 सीटें उनके पास रहेगी। भारतीय जनता पार्टी जान गई थी कि ये नेता और विधायक उनके साथ है, मतदाता और कार्यकर्ता ये साथ नहीं ला पाए, इसीलिए इनकी आज भिखारियों जैसी स्थिति है। जो 20 नाम अनाउंस किए, वो नाम अपेक्षित थे, वही पुराने चेहरे रिपीट किए गए। हाँ, महाराष्ट्र में गोपीनाथ मुंडे बहुत बड़े नेता थे। एक समय था प्रमोद महाजन, गोपीनाथ मुंडे, एकनाथ खड़से जैसे लोग पूरी भाजपा को गाँव-गाँव ले गए थे। एकनाथ खड़से तो उनका पार्टी से निकालने के लिए मजबूर किया गया। वो शरद पवार के साथ चले गए और गोपीनाथ मुंडे की मृत्यु के बाद जो हत्या हुई उनकी उसके बाद फिर उनकी दोनों बेटियों को राजनीतिक वारिस मानते हुए एक को सांसद लाया गया प्रीतम को और पंकजा को विधानसभा चुनाव जितवाकर मंत्री बनाया गया। लेकिन उसके बाद जो चुनाव हुए, उसमें पंकजा को सिस्टमैटिकली एक षड्यंत्र के तहत चुनाव हरवाया गया और इस बार पूरा प्रयास क्योंकि पंकजा एक बड़ा नेतृत्व बन के उभर रही थी महाराष्ट्र में, तो उसके पर छाटने के लिए उन्होंने पंकजा के बहन का टिकट काटा प्रीतम का और उसके जगह पंकजा को चुनाव लड़वाया जा रहा है। और एक नेता सुधीर मुनगंटीवार, बड़े कद के नेता बीजेपी के बहुत पहले अध्यक्ष रह चुके हैं महाराष्ट्र के, बड़े-बड़े मंत्री पद उन्होंने संभाले। इस बार जब ये सरकार बनी, तो उनका खच्चीकरण हुआ, उनको फॉरेस्ट मिनिस्ट्री जैसा एक डिपार्टमेंट दे दिया गया, दुय्यम दर्जे का। उसके बाद इस बार उन्हें फिर से लोकसभा लाने का तय किया और चंद्रपुर से उनको टिकट दे दिया। यानी महाराष्ट्र की राजनीति के बाहर आप रहिए, दिल्ली में रहिए, महाराष्ट्र हमारे लिए छोड़िए, क्योंकि किसी भी राज्य में बड़े कद के नेता वर्तमान नेतृत्व को भाते नहीं। यदि छत्तीसगढ़ में सबसे लोकप्रिय नेतृत्व जिसका है, बृजमोहन अग्रवाल, उन्हें मंत्री मजबूरी में बनाना पड़ा। टूरिज़्म जैसा उनको भी दुय्यम मंत्रालय दिया गया।
और अब उन्हें रायपुर से चुनाव भी लड़वाया जा रहा है। खट्टर साहब मुख्यमंत्री थे, लोकप्रियता हासिल कर रहे थे, उन्हें भी लोकसभा लड़ा के डंप किया जाएगा। शिवराज सिंह चौहान, जिनने अपने बलबूते पे 160 के आसपास विधानसभा में सीटें लेके आए और मध्य प्रदेश की जीत अकेले शिव यदि कहे कि शिवराज सिंह चौहान की ही है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। उनकी लाडली बहला योजना ने आधी आबादी बीजेपी के साथ खड़ी कर दी। ये सब कुछ होते हुए उनका भी वहां खच्चीकरण हुआ और अब उन्हें सांसद लड़ने के लिए बोला गया। दूसरी एक बड़ी अजीब बात ये दिखती है कि इस पूरी लिस्ट में यदि देखा जाए तो बीजेपी बहुत कॉशियस होकर काम कर रही है, रिस्क लेने के लिए, क्योंकि मैंने कहा कि कई जगह इतने विद्रोह हो रहे हैं, जहां जहां टिकट बटे वहां विद्रोह कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं। ऐसे में पुरानी ही, खासकर इंदौर जैसी सीट को, जहां शंकर लालवानी जैसा नॉन परफॉर्मिंग सांसद, इंदौर बहुत हाई प्रोफाइल सीट रही है, कभी कम्युनिस्ट पार्टी के दिग्गज नेता भी इस सीट से जीते हैं। प्रकाश जनसेठी, सुमित्रा महाजन जी जो लगातार 8 बार जीती, स्पीकर रही। ऐसे सीट पर शंकर लालवानी एक ऐसा नाम जो पूरे 5 साल में नॉन परफॉर्मिंग रहा, क्योंकि उनका कद इंदौर के बाकी नेताओं के कद से बहुत छोटा है। कैलाश विजयवर्गीय ने कई बार कहा कि उनका टिकट कट रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश की जो 5 सीटें रोकी गई थी उसमें इंदौर भी था। लेकिन इंदौर में इतना घमासान हुआ कि केंद्रीय नेतृत्व डर गया कि इसको दिया तो ये नाराज, ये विद्रोह करेगा, ये इससे अच्छा उसी ही को रिपीट करो, और फिर उन्हीं को रिपीट किया गया। ये कहीं ना कहीं 270-72 का डर दिखता है, 370 का आत्मविश्वास नहीं। महाराष्ट्र में एक और बात, जो अभी मैं लिस्ट देख रहा था 20 सीटों की, परिवारवाद को लेकर प्रधानमंत्री जी आए दिन लगातार हमलावर होते हैं। उत्तर प्रदेश में जाते तो अखिलेश मुलायम के परिवार पे हमलावर होते हैं, बिहार में लालू के परिवार पे, जब कोई नहीं मिलता तो गांधी परिवार तो है ही हमलावर होने को। जब तेलंगाना में थे केसीआर परिवार, जब जाते हैं बंगाल में तो कहते हैं कि भतीजे के लिए बुआ काम कर रही है। कुल मिलाकर परिवार परिवार परिवारवाद। लेकिन फिर अभी सुनने में आया चिराग पासवान को 5 सीटें देकर उसके साथ समझौता करने का प्रयास किया जा रहा है। उनके चाचा को राज्यपाल की ऑफर दी गई है, ऐसी चर्चा है। तो फिर वो रामविलास का कुनबा परिवारवाद में नहीं आता, क्योंकि वो भाजपा के साथ है। अभी अभी तक चौटाला के साथ हरियाणा में सरकार चला रहे थे, चौटाला का परिवार परिवारवाद में नहीं आता। टीडीपी, चंद्रबाबू नायडू, ये एनटीआर के दामाद नहीं होते तो आज कहीं कारपोरेट सेक्टर में काम कर रहे होते। उनका परिवारवाद साथ नहीं आता, क्योंकि उनके साथ गठबंधन हो गया है। लेकिन महाराष्ट्र में जो 20 सीटें हुई अनाउंस, उनमें पंकजा मुंडे, गोपीनाथ मुंडे परिवार की, रक्षा खड़से, ये एकनाथ खड़से जिन्होंने भाजपा छोड़ी, उनकी बहू, वो जब भाजपा में थे तभी उनको टिकट दे दिया गया था। अकोला से अनूप धोत्रे, ये भी सांसद के बेटे, क्योंकि उनके पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, संजय धोत्रे की। सुजय विखे पाटिल, ये विखे पाटिल के बेटे, पिता जो है वो महाराष्ट्र में रेवेन्यू मंत्री है और बेटा विधायक सांसद। डॉक्टर हिना गावित, ये भी गावित परिवार की। और पीयूष गोयल, इनके पिताजी भी ट्रेजरर थे, नेता थे, सांसद रहे राज्यसभा से। और पीयूष गोयल भी, ये पहले 20 लिस्ट में जो अभी आंखों के सामने दिखती हैं, ये वो नाम है जो पूर्ण रूप से परिवारवाद से जुड़े हैं। लेकिन फिर भारतीय जनता पार्टी का तो एक रूल है, हमारा व्यभिचारी सदाचारी कहलाएगा, हमारा भ्रष्टाचारी देश प्रेमी कहलाएगा, हमारा परिवारवाद जनता से जुड़े हुए
नेतृत्व कहलाएगा। और जब बात विपक्ष की आती है, तो विपक्ष ने आज तक सिवाय परिवार को पालने का कुछ नहीं किया। ये आरोप आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगाते हैं, क्योंकि सत्ता के अहम दंभ में शायद नेतृत्व अंधा और बहरा हो गया है। ना उसको सुनाई देता है, ना उसको दिखाई देता है। हाँ, मुँह ज़रूर खुला है और ज़बान में हड्डी नहीं है, इसलिए झूठ बोलना बहुत आसान हो गया है। कौओं की भी तादाद कम हुई, तो अब झूठ बोलने पे कौवा भी नहीं काटता। इसलिए झूठ बार-बार, लगातार और ज़ोर से बोलना बरकरार है। और वस्तुस्थिति क्या है, ये चुनाव की जो सूचियाँ आती हैं, उससे सब झलकता है कि कौन कितना पानी में है। आज इतना ही, कल फिर आऊँगा किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा यूट्यूब चैनल उल्टा चश्मा।